बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में खुश आमदीद कहती हूँ। 31 जनवरी गुजर गई लेकिन इस्तीफ़े नहीं आए। इस्तीफ़े कहाँ गए, किसके मुंह पे मारे गए या किसने इस्तीफ़े लेने से इनकार किया? लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, मार्च में डिसाइड किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा। 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुला लिया गया है। शिबली फराज साहब ये कहते हैं अपोजिशन की हजरतें और साजिशें दम तोड़ गई हैं, गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने आप को साइड पर रखे वरना तनाजात के लिए तैयार हो जाए। और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि हमने प्राइम मिनिस्टर को जो कॉल दी थी कि इस्तीफ़ा दे दें, उन्होंने जमहूरी तरीके से इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो इस्तीफ़ा असल में लेना किसका था और देना किसने था, ये अभी तक क्लियर हो ही नहीं सका। इसके साथ साथ जी खोकर बरादरान के खिलाफ तो ऑपरेशन हुआ ही था, ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ भी एक ऑपरेशन हो चुका है सियालकोट में। हाउसिंग सोसाइटी है और ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने भी लोगों ने सरकारी ज़मीनें अपने पास रखी हैं, उसमें आबिद शरीफ साहब का नाम भी है, उन तमाम लोगों से वो तमाम चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम महंगाई को उसकी रेशो से नीचे लाने में कामयाब हो चुके हुए हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जो है लाई जा चुकी हुई है। किसको दी जाएगी, किसको लगाई जाएगी, और तमाम स्कूल जो हैं वो भी ओपन कर दिए गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कोरोना के चैलेंज का हम सामना कैसा करेंगे, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज स्टूडियो से मुझे जर्नलिस्ट का पैनल ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे अमजद इकबाल साहब, शुएब-उद्दीन साहब और अरमगान कोंदल साहब। प्रोग्राम में अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। अमजद इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। 31 जनवरी गुजर गई, इंतहाई खुशगवार दिन रहा, लेकिन इस्तीफ़ा एक भी नहीं आया। किस इस्तीफ़े की बात की जा रही थी? पीडीएम अपने इस्तीफ़े देने जा रही थी, फिर कह रही थी सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन इस्तीफ़े नहीं दिए उन्होंने। बहुत शुक्रिया फ़ायदा। देखो, जो 31 जनवरी की हम बात करते हैं डेडलाइन, ये अपोजिशन के इस्तीफ़ों की डेट नहीं थी। पहले तो ये हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये अपोजिशन की डिमांड थी, उसने हुकूमत को डेडलाइन दी थी कि वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दे दे, अदरवाइज उसके बाद हम कोई नई हिकमत अमली जो भी होगी, उसमें लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, उसमें अपोजिशन के इस्तीफ़े भी हो सकते हैं, उसमें धरने भी हो सकते हैं, उसमें एहतजाज रैलियाँ, ये वो सारा कुछ हो सकता है उसमें। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 31 जनवरी बड़ी खूबसूरत दिन था, धूप थी और सर्दी कम हो चुकी, सारा कुछ हमें नजर आता है उसमें होता हुआ है। और सेनेट के इलेक्शन की तैयारी भी हमें नजर आती है। और पहले पीपल्स पार्टी ने, फिर नून लीग ने, और अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली का ताल्लुक है, वो उनका जो सरबराही इजलास हो रहा है अगले, मेरा ख्याल 4 तारीख को उनका इजलास, उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वो उनकी नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है। लेकिन अभी तक मैं इस पर थोड़ी सी ये आपको जो मुझे समझ में आई है बात, वो ये नज़र आती है कि तमाम जमातें इख्तलाफ के बावजूद इस बात पर इतफाक़ राय करती नज़र आ रही हैं कि पहले मरहले पर, चाहे पंजाब हुकूमत में हो, चाहे स्पीकर के खिलाफ हो या वज़ीर आज़म के खिलाफ हो, सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक हम लाएंगे। वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी कल की ही जो मेरे तो फिर राना सनाउल्लाह के जो ये बात कह रहे थे कि इस्तीफों की ऑप्शन अभी भी मौजूद है हमारे पास। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही ज़िमनी इलेक्शन का, ना ही सेनेट का। और इसके ऊपर कल मौलाना भी बड़ा खुलकर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं चाहते कि वाने बाला में भी उनकी अक्सरियत हो जाए, हम इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सीटें लेंगे जितनी वो ले सकते हैं, और टफ टाइम देंगे। लेकिन बात यह है कि इसमें मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जी कि जो धरनों की बात होती है, जो लॉन्ग मार्च की बात होती है, वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अच्छी हिकमत अमली है। सारा कुछ होना चाहिए, अवाम के लिए होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हुकूमतें ना तो जाती हैं ना ही जानी चाहिए। उसका जमहूरी तरीका यही है जो कि आप 5 साल वेट करें, एग्जैक्टली अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। शुएब-उद्दीन साहब, अवाम की बात हम बाद में करेंगे, पहले ज़रा हम इस्तीफ़ों को ही डील कर लेते हैं। जो इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था इस्तीफ़े दिए जाएंगे, पीडीएम की तहरीक में इतना दमखम मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर घर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर घर नहीं गए, आराम सुकून से एंजॉय करते रहे, पूरा दिन आराम सुकून से गुजार डाला, इस्तीफ़ा नहीं आया। क्या पीडीएम की तहरीक में जो इतने ज़्यादा सियासी मैच्योर लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते थे कि एक मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो अवाम की राय से मुंतखब होकर आता है, वो पीडीएम की कॉल पर अपना इस्तीफ़ा क्यों देगा, जबकि पीडीएम में तो खुद आपस में इख्तलाफात पाए जाते हैं? देखें, जो इस्तीफे थे ये तरजीह थी मुस्लिम लीग नून की, PMLN की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पे तैयार ही नहीं थी।
उनका ये उनको बड़ा सीधी सीधी बात है, सिंध असम्बली से इस्तीफे दे दें, जी दोबारा फिर सिंध में उतनी ही सीटें जीत के आए या 4 कम सीटें जीत, उन्हें क्या फायदा? उनको तो नुकसान था सीधा सीधा। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा शुरू से यही कहना है कि इस्तीफे कोई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर इनके दरमियान आपस में इख्तलाफ राय था। और आप देख लीजिए, इस्तीफे ना देने के लिए बिलावल ने बड़े सुकून से कह दिया अदम एतमाद ले आते हैं। बिल्कुल, और उस पे मरियम साहिबा ने कह दिया कि अदम नवाज शरीफ का एतमाद कहाँ से बयानिया लाओगे? नहीं है। अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून खुल के कह रही है, ऐसे इकबाल ने भी कहा है कि हमारे पास तादाद ही नहीं है। बिलावल तादाद तो पूरी करें पहले। जहां तादाद पूरी थी वो सेनेट था, वहां ये नाकाम हो गए, 12 वोट गायब हो गए। जैसे ही मतलब पर्ची पड़ी तो पर्ची में 12 वोट नहीं थे जो बाहर खड़े हुए थे। तो ये उनको समझ आ रही है सारी। अदम एतमाद करना इतना आसान नहीं होता। अदम एतमाद जब हो तो भी छांगा मांगा भी आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है, कोई स्वाद चला जाता है, कोई छांगा मांगा पहुंचा देता है। सही। तो ये तो हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल क्या, अपने टाउन काउंसिल की सतह पे ये होता है कि बंदे गायब कर दिए जाते हैं जब अदम एतमाद होती है। सही। ये कोई नहीं है। अदम एतमाद शेबुद्दीन साहब, इन नहीं शॉर्ट आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद तो होना ही नहीं, जैसे एहसन इकबाल साहब अदम एतमाद भी नहीं एहसन होगी। इकबाल साहब तो खुद कह चुके ना कि पीपल्स पार्टी की ऑप्शन बहुत पुरानी हो चुकी हुई जी, है, मतलब ना अदम एतमाद ना इस्तीफे आने। तो फिर पीडीएम का इत्तेहाद काहे को है? इत्तेहाद सिर्फ खौफजदा करने को इमरान खान को। तो आपको लगता है कि जिनके उसकी बयानात ही वजह है आपस ना, में नहीं मिलते वो उसकी प्राइम वजह मिनिस्टर को है। खौफजदा कर देंगे? उसकी वजह ये है कि अपोजिशन इस वक्त नैब की खिड़की में है। वो खिड़की बहुत टाइट होती जा रही है दिन ब दिन, तादाद बढ़ती जा रही जी। है। जैसे आज शहजाद अकबर ने कहा है कि हमने 36 अफराद से जायदादें रिकवर की हैं और 36 अफराद PMLN में हैं उसमें ज्यादा, और 2 अरब और कुछ रुपए वो जी बता 200 कुछ अरब रुपए बता रहे उन्होंने हैं। बताया कि हमने तो पैसे मतलब रिकवर किए कि हैं। जब इसका मतलब यही है ना कि वो जो एक शिकंजा है, उस शिकंजे को जरा ढीला करने के लिए, अपनी सांस लेने के लिए, गर्दन को रिलैक्स करने के लिए ये शोर मचा रहे हैं ये लोग सही। बेसिकली, और कोई वजह नहीं है। ठीक। इनको सिर्फ और सिर्फ, अगर आज इमरान खान नैब को कह देकर आराम से बैठ जाओ, इनमें से एक भी बाहर नहीं निकलेगा, सही। सब सुकून से आ जाएंगे। और अब आप हुकूमत को बकायदा उसका टेन्योर पूरा करने दें। जो कोई ठीक बात होगा। ही नहीं करेगा। अरमगान गोंदल साहब, इस्तीफों की जब बात आती है तो मरियम नवाज साहिबा के अपने ही हस्बैंड के जो भाई हैं, उनके देवर, उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दिया, फिर फौरी तौर पे ये कहती है कि शरारतन किसने स्पीकर के पास पहुंचा दिया। हालात तो ये हैं कि पूरी जमात तो छोड़िए, जो अपने घर के लोग थे वो भी उनके कहने पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। पीडीएम बंद गली की तरफ जा चुकी हुई है और ये बात तो कंफर्म होती जा रही है कि आए दिन बयानात में तब्दीली। एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक की बात की जाती है, पूरा सूबा हम क्यों छोड़ेंगे किसी के कहने पर, और दूसरी तरफ पर मरियम साहिबा बज़िद नजर आती हैं कि ये तो बयानिया ही नहीं मेरे वालिद का, हमारी सियासत तो और तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 सवाल किए, एक अदम एतमाद वाला बन जाता है सवाल, दूसरा पीडीएम की तहरीक का क्या बनेगा। सबसे पहले अदम एतमाद की हम बात करें तो पीडीएम के एजेंडे में जब ये पीडीएम तहरीक शुरू होती है, इनमें अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो ऑप्शन ही नहीं था। उसकी वजह ये इस असम्बली को मानते ही नहीं है, ये इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। अगर आप थोड़ा सा लीगली इसको देखें, जैसे ही ये तरीके अदम एतमाद लाते हैं, बेशक कामयाब होती है या नहीं होती, पीडीएम इस गवर्नमेंट को लीगलाइज तस्लीम कर लेगी कि ये कानूनी है, तरीके अदम एतमाद तब आएगी। और फिर अगर देखें तो पीपल्स पार्टी तो तरीके अदम एतमाद की बात करती है, PMLN और मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे एग्री नहीं होंगे। ये 4 फरवरी का जो इजलास है ये बड़ा अहम होगा इस हवाले से कि हमने पिंडी जाना है कि इस्लामाबाद जाना है। पिंडी इस्लामाबाद तो बाद में, ये तरीके अदम एतमाद वाले ऑप्शन पे जी। क्योंकि ऑलरेडी ये तरीके अदम एतमाद आप सेनेट में ला चुके हैं और वो नाकाम हो चुकी है। जब और पीपल्स पार्टी उसमें इनके साथ पहले ये गेम कर चुकी है कि उन्हें सलीम मांडीवाला साहब को बचाते बचाते सादिक संजरानी साहब को भी बचाना पड़ गया था। सही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब या PMLN जो है वो तरीके अदम एतमाद पे करेगी, और अगर वो इस पे सपोर्ट नहीं करती तो फिर पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग हो जाता है और PMLN और मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स का पार्टी का अलग हो रास्ता क्या जाता उस दिन अलग नहीं हो गया है जब गड़ी खुदा बख्श में जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि पीडीएम के हम प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सबको अपनी आज़ादी हासिल है, तमाम जमातें अपने तौर पे अपनी ऑप्शन भी यूज़ कर सकती हैं। क्या आपको लगता नहीं था कि उनकी तरफ से ये अंदिया आ चुका हुआ था
कि राहें तो जुदा हो चुकी। देखिए ये बात पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में ही कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी इस टाइम फ्रंट फुट पे खेल रही है। इसमें मरियम नवाज जो हैं वो इस टाइम मजबूर हैं, और पीपल्स अगर आप पार्टी के कहें साथ तो चलें। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस टाइम महरूम हैं। सही। मरियम नवाज साहबा मजबूर इस तरह है कि उनके पास सीटें हैं लेकिन और कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब के पास कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी इसमें कैश करेगी, और मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि पीपल्स पार्टी की डील भी है और वो उस हिसाब से चलेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना आप उसी इसी का एक नाम लेके अपना आप बिल्कुल तब्दील कर लिया है। सही। अमजद इकबाल साहब, डील हो चुकी है, डील होनी है, या डील करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से? पीपल्स पार्टी के अगर हवाले से बात की जाती है तो आसिफ अली जरदारी साहब का शुमार पाकिस्तान के उन सियासी लोगों में होता है जो बड़े सोच समझ कर फैसले करते हैं और बड़ा नाप तोल कर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये हम सब ने देखा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील का हिस्सा बन चुकी है, या पीडीएम को छोड़ दिया जाएगा? और जबकि बिलावल साहब का बयान तो इसके बिल्कुल बरक्स है, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहे हैं। ये पीडीएम को खुश करने के लिए कहा जाता है और अंदरूनी खाते अपने रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो जिसको हमें ये समझना चाहिए कि जी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI या जितनी भी इस वक्त 11 जमातें PDM में शामिल हैं, वो सब अलग अलग जमातें हैं। उनका अपना अपना एक मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, और एक यकनुकाती एजेंडे के ऊपर ये PDM बना हुआ है। वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या तरीकाकार होना चाहिए, ये सब की अपनी अपनी राय है। फिर जब PDM बैठता है तो उसमें ये फैसला किया जाता है आगे हमने क्या करना है, किस किस डोमिनेट कौन करता है, ये अलग बात है। रह गई बात ये जो डील वाली, जब हम बात करते हैं ना कि जी कि नून लीग की डील हो गई, फजलुर रहमान की डील हो गई, पीपल्स पार्टी की डील हो गई, या किसी दूसरे तीसरे, ये सारी कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, और ये हुकूमती बयानियां है, मैं इसको ये कहूँगा। तो क्या ये बातें दुरुस्त नहीं है कि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे, जबकि उनकी अपनी करेंगे? सेहत इस बात क्यों नहीं करेंगे? क्या मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे? क्या वो अपने शहबाज शरीफ का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे? साइड पे हो चुके हैं, वो तब नहीं, कोई साइड पे नहीं हुए। इस वक्त भी अपोजिशन लीडर हैं वो कौमी असम्बली में, इस वक्त भी वो मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल प्रेसिडेंट वही हैं, सरबराह वही हैं, और वो क्या वो अपने हमजा शहबाज का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे? क्या मौलाना फजलुर अपनी जमात का फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे? लेकिन बात यह है कि जी कि इसमें हम देखते हैं कि जी कि है क्या, मुतालबा क्या था उनका। मैं थोड़ी सी इस पे बात जरूर करना चाहूंगा। वो ये देखिए, बात यह है कि PDM का बयानिया ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब वो बोले, उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके हिट किया मियां नवाज शरीफ ने, फिर मौलाना फजलुर रहमान भी थोड़ा सा उनके करीब करीब जाके बोलते रहे, पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं बोली, ठीक है। लेकिन आज जब बात मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी मेरी तो उनके साथ जंग नहीं है, ठीक है, इसके साथ हम एक तरफ हम कहते हैं PDM टूट चुकी, PDM के हिस्से हो गए, PDM अलग अलग चलने वाली है। दूसरी तरफ हमें नजर आती है कि हुकूमत की जमातों के अंदर एक इस्तराब नजर आता है, एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, और बयानबाजी तेज होती हुई नजर आती है कंपैरेटिवली PDM के। हमें वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उसकी कोई रीजन तो होगी ना। उनका बयानिया क्या था, मैं ये फिर ये बात करूंगा कि उनका बयानिया था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। वो ना हुकूमत की सियासी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सियासी सपोर्ट ना हुकूमत की करे ना अपोजिशन की करे। हम जाने सियासतदान और इस बात के ऊपर DG ISPR ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है कि हम सियासी तौर पर किसी के साथ नहीं है, हम हुकूमत की आईनी सपोर्ट करते हैं। फिर खुद आर्मी चीफ को ये बात करना पड़ी, उन्होंने कही कि हम हुकूमत की आईनी सपोर्ट करते हैं और हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमें सियासत से दूर रखा जाए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि जी कि क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई अगर न्यूट्रल हो चुकी है तो फिर तो ये वाकई फिक्र करनी चाहिए PTI को। उनकी आप पंजाब में आप देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी कि चौधरियों के साथ पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है और नून लीग उसमें ऑन बोर्ड है मियां नवाज शरीफ बरादरान के साथ पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं दोहरा देता हूँ उस बात को कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि लोगों का कहना ये है कि जी कि चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात, मुस्लिम लीग काफ के साथ पीपल्स पार्टी की के जरिए से नून लीग के साथ डील हो चुकी है। सही। मैं कामिल अली आगा साहब का मैंने खुद जाके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उसके अंदर कामिल अली आगा साहब का ये कहना था कि हमारा जो एक मुआहिदा तय पाया था वो 5 साल तक के लिए है और ये बातें रूमर्स हैं। लेकिन वो
5 साल तक गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जहां जहां गवर्नमेंट की गलतियां होंगी काफ लीग वहां पे शोर जरूर करेगी, एतराजात जरूर उठाएगी, लेकिन नहीं, हम अच्छा, कामल अली आगा साहब ही कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि हम हुकूमत को छोड़ भी सकते हैं। कामल अली, उनके तारक बशीर चीमा ये कह चुके हैं कि अगर आपको हम पसंद नहीं है तो हमें अलग कर दें। उनके मुतालबात हो लेकिन सकता है अब तो वक्ती वो- तौर पर उनको तस्वीर, कामल अली आगा साहब को सेनेट की टिकट मिल चुकी है ऑलमोस्ट, अब ये कि सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस वजह से वो वक्ती तौर पर सियासी बयान उनका हो सकता है, लेकिन मैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे सही। मिली। तो आपको मैं वो लगता कह है कि रहा हूँ, मुझे ये लगता है इत्तेहादी ग्रुप नुकसान पहुंचा देगा? ये बिल्कुल ऐसी बात है। इसी तरह से आपको एमक्यूएम भी नाराज नजर आती है, बाकायदा तौर पर नाराज सही। नजर आती है। हम पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर चुके हैं। इन दोनों में से एक पार्टी अगर अलग होती है पीटीआई से, तो उसके पास तो अक्सरियत ही नहीं है। और अगर जिसकी बात अभी शुएब साहब ने भी की कि सेनेट के इलेक्शन में अगर 12 वोट कम हो गए तो वो किसी वजह से हुए थे, इनको वो वजह भी बतानी चाहिए ना, वो किस वजह से 12 वोट कम हुए थे। अगर वो एलिमेंट, वो फैक्टर जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस वजह से 12 वोट अलग हुए थे, सही। वो अगर अपना प्रेशर नहीं डालता तो फिर क्यों कम होंगे? फिर तो उनके पास अद्दी अक्सरियत आ सकती है, और उनके पास एक आईनी रास्ता सिर्फ यही है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि अदमे इत्मीनान का आईनी रास्ता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट उसमें न्यूट्रल होती है, अगर कोई प्रेशर डालने वाले दीगर कुव्वतें जो उसमें न्यूट्रल होती हैं, नैब जो मर्जी करती रहे, नैब के हम वो चलते रहे, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर अरकान पार्लियामेंट को नहीं प्रेशराइज किया जाता तो फिर तो कोई मसला नहीं अदम इत्मीनान लाना ना। यही एक नुक्ता है जिस वजह से मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मुझे तो बहुत परेशान नजर शेबुद्दीन आती साहब, है। जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं सियालकोट और डस्का में। इस वक्त इल्हाक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अमजद इकबाल साहब की बात से किस हद तक आप इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए नून लीग से रवाबित कायम हो चुके हैं? कामिल अली आगा साहब ने इस बात को तो झुठलाया। उन्होंने कहा कि जी हम तो 5 साल तक हमारी कमिटमेंट है, जनरल इलेक्शन जब आएंगे तब देखेंगे। उन्होंने झुठलाया नहीं, उन्होंने आपकी बात की तस्दीक नहीं की, उन्होंने गोलमोल बात की, मैंने सुनी हम वो लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे। हाँ। जी देखिए, बात ये है कि कोई भी शख्स खुलम खुला नहीं कहेगा कि मैंने डील की, हम साथ जा रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन जो रवैये होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो अभी पिछले हफ्ते सूबाई असम्बली के अंदर जो परवेज लाई ने बतौर स्पीकर बहुत टफ टाइम दिया, स्ट्रेट अवे कह दिया कि पंजाब के अंदर अपना अमन अमान की सूरत हाल बेहद खराब है। ये उनका कहना था। और राजा बिशारत से वो कह रहे, अपना क्या नाम है उनका, राजा साहब का, राजा बिशारत वजीर कानून का, उनसे वो कह रहे थे कि आप ये बुलाएं, आईजी को बुलाएं, फलां को बुलाएं, यहाँ बुला के उनसे पूछा जाए कि हालात क्यों खराब है। ये एक मैसेज ही होता है ना एक तरह का। फिर चोई साहब ने फिर पीटीआई के नाराज अरकान से मुलाकातें भी की। वो अपनी जगह है, लेकिन अब बात यह है कि दूसरी तरफ अब ये देखने के वज़ीर जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। ये प्रेशर जो है, ये टैक्टिक्स है, ये चलते रहेंगे। बात यह है, पंजाब में सिर्फ एक सीट का खेल है। सही। मुस्लिम लीग काफ के पास इमरान खान साहब तो एतमाद दे चुके, वो सीट के ऊपर। पीपल्स पार्टी के पास एक सीट के बंदे हैं, ना मुस्लिम लीग काफ के पास। 41 वोट इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। 10 उनके पास हैं काफ के पास और 7 पीपल्स पार्टी के पास। ये दोनों इकट्ठे भी हो जाएं तो अभी एक सीट नहीं जीतते। दोनों को सीट जीतने के लिए या मुस्लिम लीग नून की जरूरत पड़ेगी या पाकिस्तान तहरीक की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा क्लियर सा हिसाब किताब है। मुस्लिम लीग काफ ने अगर अपना दोबारा कामल अली आगा साहब को बनाना है सेनेटर, तो वो उनको खड़ा होना पड़ेगा पीटीआई के साथ खोल के, क्योंकि अगर वो पीटीआई का साथ नहीं देते तो फिर वो उनको वोट नहीं देंगे। उसकी दूसरी सूरत यह है कि वो मुस्लिम लीग नून के पास चले जाए। मैं नहीं समझता कि नून और काफ के दरमियान अभी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। सही, आप समझते हैं ये इत्तेहादी ग्रुप गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ेगा? मजबूरी है। इमरान खान साहब की बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, मजबूरी है। ठीक हो गया। अरमगान गोंदल साहब, इत्तेहादियों को राजी रखना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। और इत्तेहादियों के ऊपर हम जब बात करते हैं तो काफ लीग ने भी इस बात पर एतराज़ात किए, जैसे कामिल अली आगा साहब ने कहा कि जी हमें किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता था, जिसके ऊपर हमने 12 दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।
बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं खान साहब की कि जिनसे हम इत्तेफाक नहीं भी करते, और हमने खान साहब को बताया कि इससे आइंदा आने वाले दिनों में आपको कितना नुकसान हो सकता है, या आइंदा जनरल इलेक्शन भी आपने दोबारा कंटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से डील करनी पड़ेंगी सियासी तौर के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब के लिए इत्तेहादियों में से कौन कितना बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा, या उनकी अब तक की जो मुलाकातें रही हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, डील पक्की है? देखिए जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो इत्तेहादी जमातें होती हैं ना, इनका बुनियादी मकसद हुकूमत के साथ ब्लैक मेलिंग होता है। ठीक है। ये जब भी करती हैं, जब भी मौका आता है, ये इत्तेहादी जमातें कभी भी हुकूमत के साथ स्टैंड नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना होता है। और पाकिस्तान जैसे जो भी, बल्कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी आपके अंडरडॉग्स हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका ये अलमिया है कि 5 साल के बाद दूसरी हुकूमत कभी नहीं बनी। जो वो हमेशा यहाँ पे अपोजिशन को लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, जो जल्दबाजी इनके मिजाज में है। तो इसलिए इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पहले 3 साल तो हुकूमत के साथ चलती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उसके बाद अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं। जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग काफ की, तो मुस्लिम लीग काफ के बड़े मुतबिर किस्म के हलकों में से ये आवाज़ें आती हैं कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब बनने की, और उनको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल भी आता है। लेकिन उसके जो वहाँ उनको जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको शहबाज शरीफ साहब की हद तक या हमजा शहबाज शरीफ की हद तक मुस्लिम लीग के साथ, काफ के साथ डील भी चलती नजर आती है, और कहीं से ये दोनों मंजूर नजर भी हैं। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, ये इन पे डेडलॉक है। ये ना तो मुस्लिम लीग काफ के साथ मुज़ाकरात में आते हैं, और ना ही जो मोतबिर हलके हैं उनकी नजर में ये कोई पसंदीदा है जी। अगर तो माइनस हो जाते हैं या मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब बैकफुट पे चले जाते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ का आपस में इत्तेहाद भी हो, और सेनेट के इलेक्शन में ये एक दूसरे के साथ स्टैंड भी करें। सही, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मरियम नवाज साहिबा इसमें एक्टिव रहती हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग काफ का जोड़ नजर नहीं आता। फिर मुस्लिम लीग काफ की मजबूरी है कि वो पीटीआई के साथ ही आगे चलेंगे। सही, तो फिर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो अभी तक खामोशी की जा रही है वो उनका एक सियासी तर्ज अमल है जिसकी वजह से वो खामोश है, वो नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे उनके किसी सियासी कैरियर को। देखें जी, ये एक ओपन सीक्रेट है कि शहबाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी टकराव की सियासत के हक में नहीं रहे, जबकि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो खुल के टकराव की सियासत है। वो इसीलिए पीपल्स पार्टी के जो अदम एतमाद की तहरीक है इसके खिलाफ बात करते हैं, तो इसी वजह से करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इनका इख्तलाफात हैं उसकी बुनियादी वजह भी ये है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बजा तौर पर बैकफुट पे हैं, और इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग काफ के लिए भी कहीं ना कहीं पे नरम गोशा रखते हैं। सही। साद रफीक साहब ये कहते हैं अमजद इकबाल साहब कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट हमसे बात करना चाहती है या ड्यूअल नेशनलिटी पे बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे साथ किया जा रहा है फ़िलहाल डस्का और सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, ये तो सियासी तौर पे बदतरीन किस्म का इंतकाम हम लोगों से लिया जा रहा है। देखिए, साद रफीक साहब का, चूँकि वो भी एक सियासतदान है, एक तो सियासी गुफ्तगू होती है, वो उसके हट के हम बात करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, तो वो हमें नज़र आती है कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और वो नहीं चाहती कि इस बयानिए को सपोर्ट मिले कि जी कि उनका वोट बैंक कम हो रहा है या वो पंजाब के अंदर हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो हर कीमत पर डस्का का इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको जो वहाँ पे कैंडिडेट है उनके भाई को पकड़ना पड़े या वहाँ पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना पड़े या कुछ भी, जो हरबे हमेशा से हुकूमतें करती आ रही हैं वही हरबे इस वक्त ये हुकूमत भी कर रही है ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए। और इसमें तो फिर आप ये इन मतलब ऑफ द रेकर्ड ये भी साथ में बात कर रही है या ऑन द रेकर्ड भी कहना चाहेंगे कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक वो तजावुज़ात का जो केस सामने आया है या उनकी हाउसिंग सोसाइटी को मिसमार किया जा रहा है, ये उसी से मिलती जुलती कोई चीज़ है? यकीनन ये उसी से मिलती जुलती, और ऑन रिकॉर्ड में ये बात करता हूँ। देखिए, आपको ये बात नज़र आती है कि जब लाहौर में ऑपरेशन होता है उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि मैंने आज एक बड़ा महल गिरते देखा और यही तब्दीली है। वो ये नहीं कहते कि अवाम को कोई रिलीफ मिल गया, अवाम को या अवाम की जो एक ज़मीन किसी के कब्जे में थी वो वापस आ गई। कहते हैं कि ये महल गिरते देखा मैंने। वो देखिए ना, एक सोच
सोच की मैं बात कर रहा हूँ, एक उनकी वो क्या चाहते क्या है। तो ये जब एक वज़ीर आला को जो उनके एक इशारे की वजह से वहाँ पे बैठे हैं और एक इशारे की मार है कि जी कि जब वो कहेंगे कि हट जाए तो वो नहीं होंगे, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए वो जिस हद तक भी वो जितना भी उनको करना पड़े वो करेंगे और वो कर रहे हैं। देखिए दूसरी इसमें जो बात हमारे सामने नजर आती है ना कि जो ख्वाजा साद रफीक वाली बात की, ख्वाजा साद रफीक ये किसी हद तक ठीक कह रहे हैं कि जी कि इस वक्त मैं वो बात तो वही जो मैंने की है वही वो भी कर रहे हैं कि वो ये चाहते, जो जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के लोगों को जैसे अभी आप शुरू में बात भी की शहजाद अकबर की, वो ये कहते हैं कि जी कि मुस्लिम लीग नून के इतने लोगों से हमने इतने अरब रुपया निकाल लिया। क्या पंजाब के अंदर हमें नहीं पता कि लाहौर में या गुजरांवाला में या सियालकोट में या किसी और जगह पे पीटीआई में शामिल जो हो गए लोग वो किस किस तरह से इन्वॉल्व रहे मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में, मुख्तलिफ कब्जों में, मुख्तलिफ, और इस वक्त भी जो बैठे हुए हैं कबीना के अंदर भी और असम्बली के अंदर भी, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये तफरीक की जा रही है। और इसके ऊपर आप वो कह सकते हैं जैसे उन्होंने शहजाद अकबर को भी आप उनके मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपका, ये एक सियासी बयानबाजी तो होती है, वो हो रही है। शोएबुद्दीन साहब, खोकर बरादरान के खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है लाहौर में और उसके बाद सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ की जाती है। मरियम साहिबा तब भी बिलबिला उठी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वाले से वफादारी का नतीजा है जो खोकरों के खिलाफ किया गया है। उन्होंने अफजल खोकर से मुलाकात भी की और आप इस तरह के, और जो सियालकोट में हुआ है जिसके अंदर ख्वाजा साहब की बीवी भी जो हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है उस हाउसिंग सोसाइटी में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, पाकिस्तान में ये तमाम ताकतवर सियासतदान जो है ये हुकूमतों के करीब होने का फ़ायदा लेते हैं। जहाँ तक रही बात अफजल खोकर की, हम जैसा बैठे हैं इन्हें भी पता है, ये भी आज 30 साल से जर्नलिज्म में है, मुझे भी इतना ही अर्सा हो गया। खोकर के बारे में कोई एक शख्स मुझे बता दे जिसने ये कहा कि वो नेक है, शरीफ लोग हैं। मतलब अभी कह रहे हैं कि उनकी वजह शोहरत जो है वो शोहरत कब्जा ग्रुप है, वो सही, उनका नाम लाहौर में बतौर कब्जा ग्रुप लिया जाता है। और यही प्लाट जो घर है इसके बारे में तो हर जगह पे जुबान ज़दे आम है। एक औरत बेचारी बिलबिलाती फिर रही है इतने सालों से कि मेरे घर की जमीन इनके घर के अंदर ही शामिल है, उसका क्यों ख्याल नहीं आया आज। बात यह है कि पीटीआई को अपना बयानिया बेचना नहीं आता। इमरान खान साहब ये तो कह रहे हैं कि मैंने एक इतना बड़ा महल गिरते देखा, और भाई ये भी बता देते कि एक औरत जिसकी इतनी जमीन थी और जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, आज हमने उसकी जमीन वागुजार करा ली। सही। तो लोगों को बयानिया बेहतर ज़बान समझ। तो शोएबुद्दीन साहब, खोकरों का एक ग्रुप तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी शामिल है, हाँ क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? फैमिली के अंदर डिस्प्यूट भी है बहुत ज्यादा। सही, मतलब ये कि जो शामिल हो जाएगा उधर वो ठीक होता वो शरीफ है, वो शरीफ होता जाएगा। ये हमेशा का, ये आज का नहीं है। ठीक। मुस्लिम लीग नून में भी मुझे ये बताइए, जब अपना जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए 2008 में, तो 86 अरकान थे मुस्लिम लीग काफ के, 50 अरकान को खरीदा गया। मैं उसे लोटे ही कहूंगा क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली में हुई, जनाब ख्वाजा हसन साहब ने की, उसमें वो साथ बैठे हुए थे डॉक्टर ताहिर साहब जो कि उस ग्रुप के सरबराह थे, क्योंकि वो ग्रुप को 50 से ज्यादा होना था ताकि ये साबित किया जा सके कि ये चौधरियों के ग्रुप से बड़ा ग्रुप निकल के आया है। तो वो क्या वो लोटेबाजी नहीं थी? क्या वो लोग खरीदे नहीं गए थे? क्या उनके माफिया नहीं दी गई? ये माफिया तो सबको दी जाती रही है, सही, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपकी सियासत ऐसी है, पाकिस्तान की सियासत असूली सियासत नहीं है। ये यहाँ पे मतलब ये कि अपने फायदे के लिए सब जायज और सब हलाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ सियासत की ही अपने फायदे के लिए जाती है। मुझे कोई एक नाम ऐसा बता दे जो जब सियासत में आया हो तो वो करोड़पति हो और अब लखपति हो गया हो। यहाँ तो जितने आए वो कखपति थे, अब अरबपति हैं। सही। कखों में से अरबपति हो जाना
कहाँ से आया पैसा? ठीक हो गया। सियासत में कहाँ छुपा हुआ है वो खजाना? क्या पता किसी वो के निकाल वालिद का लेते कोई हैं। बिजनेस हो, किसी के बेटे की कोई कंपनी इतनी अच्छी अच्छा, काम कर बेटे रही की हो, उसने कंपनी बेटे पहले क्यों नहीं थी? सही सर, अब क्यों हुई? कुछ लोगों के बच्चे बड़े होनहार होते हैं और एकदम से वो चीजें क्रिएट करके सामने लेकर आते हैं। नहीं, Possibilities वो तो नहीं अपने है ना। बाप का खजाना होता है, सही। जो छुपाया होता है वो निकाल के या वहां से हम बचपन बेचते में हैं। कहानियां सुना करते थे कि इशारतन रात को किसी को ख्वाब में बता दिया जाता था कि फलां दरख्त के नीचे अशरफ जो ने है वहाँ छुपाई हुई है, छुपाई निकाल रखी लो। गई, जाके ले लो। अरमगान कौंथल साहब, यहाँ पापा जान बताते हैं मैंने वहां छुपाई थी, वहां से ठीक हो गया। अरमगान कौंथल साहब, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ काम किया जा रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे कर चुकी होगी, क्या ये आइंदा अपने अपने वक्त के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस ग्रुप में भी वो लोग शामिल हैं। बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूँगी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का, कि उनके ऊपर भी एक एंटी करप्शन में केस तैयार पड़ा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही वो अपने डेजिग्नेशन से साइड पे होंगे तो वो केस ओपनली सबके सामने आ जाएगा। क्या उस वक्त फिर खान साहब के लोगों में इतनी बर्दाश्त होगी कि वो इन तमाम चीज़ों के रिएक्शन को बर्दाश्त कर सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो सियासत है ये बगैर पैसे की हो ही नहीं सकती। सियासी जमातों की मजबूरियां हैं बड़े बड़े कब्जा ग्रुप रखने और बड़ी बड़े जो पैसों वाले लोग हैं वो फ्रंटमैन के तौर पर काम करें। सही। रही बात ये आप क्या बात कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इनमें बर्दाश्त है या नहीं, तो क्या आपको लगता है ये 1992 से इमरान खान साहब के साथ हैं? ये बड़े सियाने किस्म के लोग हैं, ये बदल जाएंगे। सही। जब भी इन्हें लगेगा कि हमारे ऊपर कुछ आने लगा है, ये अपनी एक पार्टियां इक़्तिदार के साथ चलने अपनी वाले वफादारियां लोग चेंज कर लेंगे। हैं। जी, वो हमारे इलाके के एक बड़े मशहूर लेकिन सियासतदान उसने थे, तो सियासी वो फरमाया वर्कर- करते थे कि हम जैसे जो लोग हैं हमारा इक़्तिदार के बगैर गुजारा ही नहीं होता। सही। ठीक है, तो पीटीआई में ये जो इस तरह के फसली बटेरे हैं इनका इक़्तिदार के बगैर गुजारा ही नहीं होता। सही। दूसरी साइड पे बदकिस्मती ये है कि आप देखें किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है कि खोखर बरादरान कितना बड़ा कब्जा माफिया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मरियम नवाज साहिबा उसको डिफेंड कर रहे हैं और हम अपने सियासत के नजरियात के साथ इस हद तक अंधे हैं कि हम भी उस बात को कह रहे हैं कि नहीं खोखर बरादरान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। भाई हर बंदे को पता है कि ऐसे हैं। सही। और दूसरी साइड पे जो तहरीक इंसाफ में भी इसी तरह के हम ही ज्यादती कब्जा का नहीं माफिया कह रहे, मौजूद है। ज्यादती का मरियम साहिबा कह रही हैं, बल्कि बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि जब एक चीज कोर्ट में चल रही थी तो उसको कोर्ट को डील करना जी, चाहिए था। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बयानिया है मुस्लिम लीग नून के आम वर्कर का भी कि सही। बड़ी ज्यादती हुई है। तो फिर हालांकि जज ज्यादती कोई साहिबान नहीं का हुई। क्या करें? गोंदल साहब आप खुद एडवोकेट हैं, जज साहिबान का क्या करें कि जो अपने फैसले बाद में बदल देते हैं? देखें, वो कानून फैसले नहीं बदलते। ये भी आप वो मीडिया में आपको एक तस्वीर और दिखाई जाती है। होता ही है कि अपील का हक होता है। सही। क्लीन चिट नीचे से जो कोई मिल फैसला जाए तो हुआ, फिर क्लीन चिट कभी भी नहीं मिलती। नीचे से एक फैसला हो गया, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत कमजोर है सही। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जिस चीज़ों को केस ठीक को करने 2 में। से 3 महीनों में हल होना चाहिए वहां पे सालों लग सही। जाते हैं। सही। ये बदकिस्मती है। जी। लेकिन ये भी एक एडमिटेड फैक्ट है कि मीडिया जो है वो बात को और रंग दे देता है। सही। देखिए, नीचे से एक फैसला हुआ, वो सही हुआ या गलत हुआ, उसके पास अपील का हक होता है। वो जो उसके ऊपर आला अदलिया वहां चला ठीक जाए, हो गया कि वो अपनी अपील उससे कर ले तो वो दूसरी अपील कोर्ट। करता है तो यहाँ पे चल जाता है जी, अदालतों ने रोक दिया। ठीक हो गया। अमजद अदालत इकबाल रोकती नहीं है उसको। साहब, वक्त मुख्तसर है इसलिए सारे इश्यूज भी कंप्लीट करना है। अब कुछ बात करते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई अपनी सतह से काफी हद तक नीचे आ चुकी हुई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा पाकिस्तान के कह रहे हैं कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो महंगाई है और उस पर हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इमरान खान साहब, बड़ा मैं प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहा था कि देखिए बड़ी आज के जो अगर आप अखबारात को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आता है कि जी के मेन जो हेडिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम अपने दौरे इक़्तिदार की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई पे हवाले से हम आ गए। रात को और 12 बजे उसके के बाद से साथ पेट्रोल ही- की कीमतों में इजाफा उसके हो गया साथ है। ही दूसरी जो न्यूज़ जो दूसरी बड़ी सेकंड हेडलाइन जिसको आप कहते हैं या सुपर लीड हम अपने उसको टर्म यूज़ करते हैं, वो ये लगी हुई है, बल्कि बाद में तो वो लीड है कि जी के पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया और ये मुसलसल तीसरा इजाफा और तकरीबन 9 रुपए का इजाफा इस महीने में ये पेट्रोल की कीमतों में हो चुका है। 9 से ज्यादा बल्कि हो गया और इस वक्त 111 रुपए कुछ पैसे के ऊपर चला गया पेट्रोल की जो कीमत है। अब मामला ये है कि या तो वजीर आज़म को हकायक नहीं बताए जाते, उनको वो जो बताया जाता है वो उसके ऊपर बात कर देते हैं। सही। इस इसका मतलब वक्त- हुआ कि
इस आपके वक्त वजीर आजम और साबिक वजीर आजमों में कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि वो वही बातें करते हैं जो दरबारी आके बता देते हैं बस। नहीं, यही आप इसको इस तरह से कह लें या ये कह लें कि बाकी वज़ीर आज़म वैसे इस तरह से नहीं किया करते थे कि जी के साथ ही उनकी ये लगी और साथ दूसरा हो और उसी वक्त सही। इतना भी इजाफा हो जाए। सही। हमारे वज़ीर सर, वो आज़म तो के पर्ची हवाले से पकड़ तो के ये बैठते आपको थे ना। पता है कि ये रवायत रही है और उनके हवाले से बड़ी मशहूर ये बात थी कि जो भी उनके कान में कुछ भी कहता है वो आगे वो माइक पे कह देते हैं ठीक। और उसकी तस्दीक या उसके लिए वो टाइम नहीं ज़ाया करते कि जी किसकी तस्दीक करनी सही। चाहिए इस बात ठीक। की या नहीं। अब देखिए उनकी जो मुआशी टीम है वो बार बार ये करे। अभी 4 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी दी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको वो कहते सर हैं, वक्त मुख्तसर है। उसमें मैं बस आखिरी बात ये कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और उसकी उन्होंने वजूहात बताई। जबकि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जी हम कम तरीन सतह के ऊपर हमारी जो रेशो, शायद उनका इशारा ये हो, वो मैं अपने तौर पे उसकी इसकी वजाहत कर देता हूँ इस बात की कि शायद वो कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। यानी ठीक। पहले महंगाई अगर 10% बढ़ रही थी, अब अब 9% है, या 8% 8% है, है। ठीक हो लेकिन गया। बढ़ रही है, लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई। शेबुद्दीन साहब, वक्त बहुत मुख्तसर है। कोरोना की खेप जो है वो पाकिस्तान आ चुकी हुई है, उसकी मेडिसिन के लिए वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी त्यारा जो है इस्लामाबाद लेकर पहुंचा है। किस किस को वैक्सीन दी जाएगी? फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, सबसे पहली जो डोज है वो उनको दी जाएगी। जी, उसमें इन्होंने तरजीह रखी है पहले नंबर पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, ये सारे लोग हैं। जी। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। सही। लेकिन अब एक चीज जो उन्होंने आसानी कर दी है कि कोई भी शख्स बाहर से वैक्सीन मंगा सकता है और पाकिस्तान में वो प्राइवेटली तौर पे भी बिकेगी। ठीक, अभी मतलब तो ये कि अब एक नया ढोंग स्टार्ट हो जाएगा कोरोना की वैक्सीन के नाम के ऊपर। बहुत सारी कोरोना की मार्केट्स वैक्सीन बन रही है ना। नहीं, वैक्सीन तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर उन मार्केट्स का क्या करेंगे कि जो वक्त से पहले देखिए, ही वो दवाइयाँ तो बना के बेचना वो शुरू कर बड़ी देते हैं। clear है कि हुकूमतें खुद मुफ्त लगा रही हैं सही। और जहाँ जो लोग प्राइवेटली खरीद रहे हैं, जिनको जो कहते हैं जी पहले मैंने लगवानी है, वो बाजार से खरीदे। ठीक हो गया। ये बड़ा सीधा सा हिसाब है। गोंदल साहब, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। स्कूल खुल चुके हुए हैं, नया इतलाक जो है वो शुरू हो चुका हुआ है कि शादी हॉल्स जो हैं और रेस्टोरेंट्स जो हैं उनसे पाबंदी भी उठा दी गई है और आए दिन खबरों के मुताबिक कोरोना के से मरने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो SOPs कैसे फॉलो होंगे और तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? पे वाइंड अप की तरफ चलूंगी। देखें जी, सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि जो वैक्सीन की खेप आई है वो फ्रंट लाइन पे लड़ने वालों को ही मिले। आमीन। जो नर्सेज या जो आम डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर्स हैं, उन तक पहुंच जाए, ये मेरी दुआ है। दूसरी बात, SOPs की जहाँ तक ताल्लुक है तो जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी ही काम करेगी, SOPs ना हमारी समझ में आएंगे, ना हमने उनको फॉलो करना है, ना वो पॉसिबल है इतनी ज़्यादा आबादी में और इस मेंटालिटी के साथ लोग फॉलो करें, ये आप इनसे उम्मीद ना रखें। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी ही काम आएगी। बाकी ये है कि जो स्कूल्स हैं उनको सख्ती से अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो भी ज़ाया नहीं दाव किया पर जा है। सकता। बिल्कुल, ऑलरेडी एहतजाज हो रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा के आप हमसे पेपर जो है वो क्यों प्रैक्टिकली ले रहे हैं, ऑनलाइन वो भी लें। नहीं, वो तो खैर ये है कि ऑनलाइन वाकई ये भी एक ज्यादती हकीकत है। है हम ना। हकीकत से बड़ा दूर रहते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो कितनी संजीदगी से ली गई हैं और किस तरह बच्चों ने उनको लिया है, हम बड़ी अच्छी या तरह टीचरों जानते ने हैं। कितनी संजीदगी से टीचर्स पढ़ाया बोल रहे है। होते थे, जूम एप्लीकेशन हुई भी थी और बच्चे उसको ऑन करके और अपने काम कर रहे होते थे, साथ दूसरे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते थे। चलें, ठीक हो गया। बहुत बहुत बच्चों का शुक्रिया। मुतालबा ये है कि जी के बगैर पढ़े हमें पास कर दिया जाए। शफकत महमूद साहब जो उनके हीरो थे, अब उनसे वो यही डिमांड कर रहे हैं। 2021 भी 2020 की तरह गुजरना चाहिए। गुजरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मौजूद पैनल का। प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।